गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस थ्योरम तो पढ़ चुके हैं। आज हम गॉस थ्योरम का यूज करके, गॉसेस लॉ का यूज करके कूलॉम्स लॉ को वेरीफाइड करने जा रहे हैं। इसलिए हमने हेडिंग दिया हुआ है कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। सबसे पहले कूलॉम्स लॉ आया, इसके बाद गॉस लॉ आया। गॉस लॉ है क्या? तो एक्चुअली किसी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक शॉर्टकट तरीका था, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तुमको अगर याद आ रहा हो तो गॉस लॉ सजेस्ट क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जस्ट इक्वल टू द इनक्लोज्ड चार्ज बाय दैट क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक शॉर्टकट उपाय गॉस लॉ बताता है। क्यों हम गॉस लॉ पर यकीन करें, इसलिए हमने गॉस लॉ का प्रूफ भी देखा। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम गॉस लॉ की मदद से कूलॉम्स लॉ को वेरीफाइड करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमारे पास एलएचएस के रूप में, बिल्कुल एलएचएस के रूप में हमारे पास गॉसेस लॉ है और आरएचएस के रूप में हमारे पास कूलॉम्स लॉ है। यानी हमें चाहिए वेरिफिकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। और जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि गॉस का जो लॉ है बहुत कारगर, बहुत उपयोगी है, खासकर तब जब आपको वेरियस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका तो हम पहले भी जानते थे, लेकिन गॉस लॉ आ जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत इजी हो जाता है। अगर पॉइंट चार्ज के रूप में नहीं भी हो, चार्ज अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हो, तो भी जो है गॉस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान होता है। तो एप्लीकेशन पे तो बाद में बात करेंगे, अगला वीडियो होगा उस पर, अलग अलग केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना होता है उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमें पहले कूलॉम्स लॉ को वेरीफाइड करना है बाय यूजिंग द गॉस लॉ। क्लियर? यानी एलएचएस आरएचएस, एलएचएस के रूप में आज हमारे पास कौन है? गॉस लॉ। ठीक है, गॉस का लॉ। आरएचएस के रूप में कौन है हमारे पास? कूलॉम्स लॉ। यही मतलब होगा। बहुत बढ़िया, कूलॉम्स लॉ कैसे वेरीफाइड करें? सपोज करो कि हमारे पास कोई एक, पहले तो ये देख लो कूलॉम्स लॉ है क्या। क्या कहता है कूलॉम्स लॉ? कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो चार्ज हो, एक का मैग्नीट्यूड Q1 हो, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 हो, इनके बीच का सेपरेशन R हो, तो इनके बीच जो भी फोर्स रियलाइज होगा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो फोर्स होता है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डॉट Q2 बाई R स्क्वायर। हाँ, इसी को हम लोग, एक पोर्शन हमारा के होता था जिसका वैल्यू फिक्स है 9 × 10⁻⁹ के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही कूलॉम्स लॉ है। यानी हमें गॉस लॉ का यूज करके हमें यहाँ तक पहुँचना है, यानी आरएचएस के रूप में यही हमारा है। क्लियर? ठीक है, कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं समझो। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है। ये देखिए, कोई एक पॉइंट चार्ज है Q1 मैग्नीट्यूड का, हमने कंसीडर कर लिया कि चलो एक पॉजिटिव ही है। ठीक है, और इससे R के डिस्टेंस पे सपोज करो कि कोई एक पॉइंट है P। क्लियर? बहुत बढ़िया। यदि हम तुमसे ये पूछे कि इस पॉइंट चार्ज के कारण R के डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक
फील्ड क्या होगा, तो हमने पहले सीखा हुआ है। हम चाहें तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या Q1/r², कह सकते हैं, पहले हमने सीखा हुआ है। याद आ रहा हो, जैसे हम कहते थे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q मैग्नीट्यूड का, r के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे देते थे, ये देते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो आज यहाँ Q1 है, यही हमारा आज Q1 है, तो आज यहाँ भी ये हमारा Q1 हो गया। ये तो हम लोग पहले सीखे हुए हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है। चाहे तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे आज हम लोग। आज हम गॉस लॉ का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो जरा देखो, ये फॉर्मूला हम पहले निकाले हुए हैं जिसमें हमने गॉस लॉ का हमने यूज नहीं किया हुआ है। आज खूबसूरती देखो कि आज हम लोग गॉस लॉ का यूज करके चाहे तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। कैसे? हम क्या करना चाहते हैं अभी हम इस पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं जी, लेकिन गॉस लॉ का यूज भी करना चाहते हैं। गॉस लॉ यूज हम तब कर पाएंगे जब चार्ज हमारा क्लोज सरफेस के अंदर हो। अभी चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर तो है नहीं, तो हम एक हाइपोथेटिकल सरफेस यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं जिससे कि हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर आ जाए, जिससे कि हम गॉस लॉ लगा सके। इसलिए उस हाइपोथेटिकल सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कह देंगे। तो हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए, तो हमने इस पॉइंट P से होता हुआ एक हमने स्फीयर बना लिया। एक पॉइंट P से होता हुआ एक स्फीयर बना लिया, ये स्फीयर, यही हमारा गॉसियन सरफेस है, यानी हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर आ चुका है। ये है हमारा गॉसियन सरफेस। क्यों गॉसियन सरफेस कह रहे हैं? क्योंकि हाँ, ऐसा होने से हुआ क्या, जब हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर आ गया, थोड़ा सा एक पॉइंट चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर आ गया। क्लियर? यानी अब हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि गॉसियन सरफेस जब आपको खींचना ही था तो ये स्फीयर ही क्यों? सोचो, यही हमारा Q1 चार्ज था, यही हमारा r के डिस्टेंस पे एक पॉइंट था, हमें चार्ज को इनक्लोज करना ही था, तो हम चाहते तो हम ऐसा भी हम क्लोज सरफेस कंसिडर कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, रिजल्ट भी वही आता था। लेकिन क्या है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जब कैलकुलेट करते हैं गॉस लॉ की मदद से, तो हमें इस क्लोज सरफेस का हमें एरिया का भी जरूरत पड़ता है। यदि हम गॉसियन सरफेस अगर एसिमेट्रिक बनाएंगे, जैसे तैसे शेप साइज का बना देंगे, तो एरिया कैलकुलेट करने में हमें दिक्कत होने लगेगा। इसलिए हम जानबूझकर हम क्लोज सरफेस को एक सिमेट्रिक शेप में लेते हैं, जिससे कि एरिया हम कैलकुलेट कर सकें। दूसरी वजह ये भी है कि हम गॉसियन सरफेस कुछ इस प्रकार का भी लेना चाहते हैं कि उसके हर पॉइंट पर, ये देखिए ये गॉसियन सरफेस है, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे, जिससे कि इंटीग्रेशन में सुविधा हो। ई टर्म को हम पीछे कर दें और इंटीग्रेशन हमारा आसान हो जाए। तो सोचो हम क्या बोल रहे हैं कि हम गॉसियन सरफेस को हम ऐसा क्यों नहीं ले रहे हैं, हम स्फीयर शेप में ही क्यों ले रहे हैं? तो उसके पीछे दो रीज़न हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि गॉसियन सरफेस ऐसा हो कि सिमेट्रिक दिखे, यानी ऐसा हो कि सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, इस गॉसियन सरफेस पर एक स्फीयर है, सेंटर पीस का चार्ज है Q1 अमाउंट का। स्वाभाविक है यार कि यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, इसलिए हमने स्फीयर मोड में ही लिया हुआ है। और साथ में अगर इसका एरिया का अगर ज़रूरत पड़ता भी है तो हमें पता है स्फीयर का एरिया 4πr² होता है। क्लियर है? अगर हम ऐसा भी लेकर चलते तो भी रिजल्ट आता, तो भी गॉस लॉ हम लगा सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आता, और दूसरा अगर इसका एरिया का ज़रूरत पड़ता तो एरिया निकालने में हमें दिक्कत आने लगता। ठीक है, तो हम लोग आगे जब धीमे धीमे काम करेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार के चार्ज में गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ पता चलने लगेगा। यानी हमने करा क्या कि लेट अस कंसीडर ए क्लोज सरफेस मींस गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट P। क्लियर है? ऑल्सो वी कंसीडर ए स्मॉल रीजन अराउंड द पॉइंट P। हम इस पॉइंट P के बगल से एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर किया हुआ है, जिसका एरिया हमने माना कि ds है। स्वाभाविक है यार कि इस एरिया का डायरेक्शन जो है नॉर्मल की ओर होगा, यानी यही है हमारा एरिया वेक्टर। ऐसे दिखा देते हैं, याद आ रहा है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल की ओर होता है। अच्छा, एक बात ये भी है कि एक पॉजिटिव चार्ज हमने कंसिडर किया हुआ है, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा, अरे सोचो ना यार, पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे होंगे। अरे कोई निकलता नहीं है, हाइपोथेटिकल लाइन्स होते हैं, लाइन्स बाहर निकल रहे होंगे, चारों साइड में निकल रहे होंगे। एक लाइन ऐसा भी तो होगा जो यहाँ से चला होगा, P से होता हुआ बाहर निकला होगा। यानी स्पष्ट है कि पॉइंट P पर E और ds सेम डायरेक्शन में है, मीन्स पॉइंट P पर E और ds के बीच का एंगल 0 है, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसे मिटाएं। अगर हम तुमसे ये कहें कि इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट, इस छोटे से रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंट, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाई कह देते हैं। अरे रीजन बहुत छोटा है तो फ्लक्स भी तो छोटा होगा, उस छोटे से फ्लक्स को हमने क्या कह दी? डिफाई कह दी। क्लियर है? समझो, इससे अभी और भी लाइंस निकल रहे होंगे। अगर हम कहते हैं इस छोटे से रीजन के लिए फ्लक्स क्या है, इसका मतलब हम क्या जानना चाहते हैं कि इस छोटे से रीजन से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे होंगे, और भी होंगे, और भी होंगे, और भी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, समझ में आ रही है बात ना? फ्लक्स का डेफिनेशन तो यही कहता है यार, E डॉट ds। क्लियर? अगर इसे ब्रेक करें तो ये हो जाता है E ds cos थीटा। E और ds के बीच का एंगल, पॉइंट P पर E और ds के बीच का एंगल 0 है, तो E ds cos 0 1 होगा। बहुत स्पष्ट है, d हो जाएगा E ds। यानी इस छोटे से रीजन के लिए हमें फ्लक्स पता चल गया है। तब हम तुमसे एक कहें कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस क्या होगा, तब कहते इंटीग्रेट कर देते हैं। सोचो हम क्या कहना चाह रहे हैं। यही फिगर को गंदा न करते हुए हम जरा तुमको यहाँ आकर समझा दूँ। यही हमारा Q1 चार्ज था, यही R के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P था, यहाँ पर आपने एक स्मॉल एलिमेंट घेरा, आपने बोला कि हाँ ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्लक्स इतना होगा। हम कह रहे पूरे क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, हम कह रहे इस पूरे क्लोज सरफेस को हम छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से ऐसे हमने कंप्लीट कर दिया। और हर, समझ में आ रही बात ना, एक स्फीयर है, बाहरी सरफेस पे छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट पूरे पे हमने कवर कर दी। जब हम एक स्मॉल एलिमेंट के लिए जब फ्लक्स हमने बता दी, तो हम चाहते तो हर अलग अलग स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्लक्स निकालते। इसके लिए फ्लक्स E डॉट ds, इस छोटे से रीजन के लिए फ्लक्स E डॉट ds, इस छोटे से रीजन के लिए फ्लक्स E डॉट ds, इस छोटे से रीजन के लिए फ्लक्स E डॉट ds। इसी प्रकार से इस पूरे क्लोज सरफेस पे हर स्मॉल एलिमेंट के लिए हम फ्लक्स अलग अलग निकालते और सबको ऐड कर देते, इंटीग्रेट कर देते। तो स्वाभाविक है इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स आ जाता
चलिए, तो हम करें क्या, हम करें कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through whole Gaussian surface, closed surface। अरे Gaussian surface हमेशा closed surface होता है। whole Gaussian surface क्या होगा, तो हमने बोला कि दोनों तरफ हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन। ये देखिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। इस सर्कल वाला कहानी भी समझ में आ रहा होगा, ये क्लोज सरफेस को दिखा रहा है, ये क्लोज सरफेस को दिखा रहा है। क्लियर। डी5 का इंटीग्रेशन 5 हो गया, ये कांस्टेंट टर्म है। अरे भाई, इस गॉसियन सरफेस पे पॉइंट P कहीं पर भी लेते, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता, कांस्टेंट होता। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि गॉसियन सरफेस हमें सिमेट्रिक हम लेना चाहते हैं, जैसे कि E कांस्टेंट बन जाए और बड़े आराम से ये इंटीग्रेशन के पीछे आ जाए, जिससे हमारा इंटीग्रेशन अब आसान हो जाए। समझ में आ रहा है गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक शेप में क्यों ले रहे हैं, कि E कांस्टेंट बन जाए और इंटीग्रेशन के पीछे आ जाए और इंटीग्रेशन हमारा आसान हो जाए। क्लियर। चलिए, अब जरा ये बताओ मेरे को, E, अब इसका क्या मतलब, इस पोर्शन का क्या मतलब। एक स्मॉल एलिमेंट का एरिया है ds, और ये पूरा टर्म क्या कहना चाहता है, कह रहा है क्लोज सरफेस पर, मतलब स्फीयर पर, क्या बोल रहा है, क्लोज सरफेस पर। समझो समझो समझो, ये क्या कह रहा है, सर्किल, ये कह रहा है क्लोज सरफेस पर, इस क्लोज सरफेस पर जितने भी स्मॉल एलिमेंट हैं, सबके एरिया को इंटीग्रेट करो, जोड़ दो, ऐड कर दो। स्वाभाविक है यार, इस पे कई छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट बने हुए हैं, सबके एरिया को ऐड कर देंगे तो इसके एरिया के बराबर आ जाएगा। इसका एरिया कितना होगा, ये गॉसियन सरफेस का स्फीयर है, 4 पाई रेडियस का होल स्क्वायर। तो तुम सहमत हो, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। क्या बोल रहा है ये टर्म क्या बोल रहा है, कि क्लोज सरफेस पर जितने भी स्मॉल एलिमेंट हैं, सबके एरिया को इंटीग्रेट कर दिया जाए। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो स्वाभाविक है कि टोटल गॉसियन सरफेस के एरिया के बराबर, यानी 4 पाई r स्क्वायर के बराबर तो हो ही जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, इसको कह दिया फर्स्ट। ठीक है, यानी गॉस लॉ के आधार पे हम कह सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स इतना है। मतलब इस क्लोज सरफेस से होकर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बाहर निकल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहे होंगे, इतने होंगे, इतने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे हैं। देखिए, लेकिन सॉरी यार, अभी गॉस लॉ के आधार पे नहीं, अभी मेरे आधार पे इस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स इतना है। अब गॉस लॉ यूज करने जा रहे हैं। अब जरा केयर करना, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस हम सिमेट्रिक शेप में क्यों ले रहे हैं। पहली वजह कि ई कांस्टेंट रहे, जैसे कि इंटीग्रेशन आसान हो जाए। दूसरी वजह क्योंकि हमें इसका इस क्लोज सरफेस का एरिया का जरूरत पड़ता है यार, तो हम सिमेट्रिक शेप में लेंगे तो एरिया निकालना हमारे लिए आसान रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग्स इस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा। लेकिन यही सवाल का जवाब अगर गॉस लॉ से तलाशे तो क्या होगा, यानी नाउ ऊपर से मिटाया जाए। बहुत बढ़िया, चलिए इसे हम यहाँ तक मिटा देते हैं। फ्रॉम गॉसेस लॉ का तो यूज करना ही है मेरे को। ये देखिए, फ्रॉम गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through this Gaussian surface, this closed surface क्या होता है,
तो कहता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब वो क्लोज सरफेस अपने अंदर कितने चार्ज को इनक्लोज किया है बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ऐसा मान के चले हमारा चार्ज वैक्यूम में रखा गया है, अदरवाइज आपका चार्ज जिस मीडियम में रखा गया होगा उसके परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं। अक्सर बार जो चार्ज जो रखा होता है अक्सर बार वो वैक्यूम में ही रखा होता है, इसलिए अक्सर बार तुमको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना पड़ता है। क्यू इन मतलब क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है Q1 ओके बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है इक्वेशन सेकंड। सोचो हम क्या कह रहे हैं, सोचो मेरे हिसाब से इस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स इतना होना चाहिए, गॉस के हिसाब से इसी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स इतना होना चाहिए। स्वाभाविक है ये दोनों इक्वेशन को हम चाहें तो इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हम दोनों को इक्वेट करें, दिस और दिस ये आपस में इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ से इज इक्वल टू आ गया Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सजा कर लिख दिया, ठीक है। सोचो गॉस लॉ का तो एप्लीकेशन हम तुमको आगे और कई दिखाने वाले हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन तो ये भी समझ में आ ही रहा है कि हम चाहें तो गॉस लॉ का यूज करके किसी पॉइंट चार्ज के कारण, थोड़ा फिगर थोड़ा साफ सुथरा कर दूं, पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। हालांकि याद करो ये काम तो हम लोग पहले भी किए थे, के क्यू बाई वही तो है, तुम्हारा चार्ज Q1 है तो के Q1 बाई आर स्क्वायर आता है। बेनिफिट नज़र आ रहा है, गॉस लॉ की मदद से हम चाहें तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। रिजल्ट हमने पहले निकाला हुआ है, लेकिन ये बात अलग है कि उस समय हम गॉस लॉ का यूज नहीं किए थे, ठीक है। अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने इस पॉइंट चार्ज के कारण r के डिस्टेंस पे एक पॉइंट था P, इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा था वो निकल चुका है, इतना न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक और चार्ज है Q2 और उस चार्ज को, ये चार्ज है Q2 और इस चार्ज को पॉइंट P पर ले जाकर रख दिया जाए। ये चलिए एक और हमने इस Q2 चार्ज को इस पॉइंट P पर ले जाकर रख दिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना न्यूटन पर कूलम काम कर रहा है। और हमने आपको बताया क्या कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज पर फोर्स रियलाइज होगा, चाहे अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव। हाँ, हमने आपको ये भी बताया है कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है ई के डायरेक्शन में, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज रखते हैं तो इस पर फोर्स लगता है ई के जस्ट अपोजिट। ठीक है, कितना फोर्स लगता है याद करो, तो फोर्स बराबर में क्यू नॉट ई बोलते थे। सोचो सपोज करो कि हम यहाँ पर चार्ज हमारा Q2 पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम पॉजिटिव चार्ज लाकर हमने यहाँ रख दिया है तो इस पर तो फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स किधर लग रहा होगा, तो हम कह रहे फोर्स ई के डायरेक्शन में लग रहा होगा, ई के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है, कितना फोर्स लग रहा होगा याद आ रहा है। हम लोग जब पढ़ते E बराबर में F बाई क्यू नॉट, तो हम लोग कहते थे F बराबर में क्यू नॉट ई। आज यहाँ पर क्यू नॉट के रूप में तुम्हारा क्या है, Q2 है। यानी फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स रियलाइज्ड ऑन चार्ज Q2 क्या होगा, तो हम कहेंगे क्यू नॉट ई नहीं Q2E। अरे पहले से सीखा हुआ है, कह सकते हैं इस Q2 चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा होगा। कहते हैं क्या है, बहुत बढ़िया, Q2E क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं। ये आ रहा है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। थोड़ा इस अगर हम सजा दें तो ये F इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सजा दूं तो ये हो गया
1/4 q1 डॉट q2 बाई आर स्क्वायर, या इसी को हम चाहें तो बोल दें के q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अरे यही तो है यार कूलॉम्स लॉ, यही तो है कूलॉम्स लॉ, यही तो है कूलॉम्स लॉ, यानी गॉस लॉ का यूज करके आप कूलॉम्स लॉ को आपने वेरीफाइड कर दिया। एक्चुअली गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का शॉर्टकट उपाय बताया। अब तो तुमको मानना पड़ेगा कि जो शॉर्टकट उपाय बताया है उन्होंने सही बताया है, क्योंकि हम गॉस लॉ का यूज करके हम पहुंच गए कहाँ, कूलॉम्स लॉ तक। क्लियर? अब तो यकीन तुमको करना ही पड़ेगा कि गॉस ने जो शॉर्टकट उपाय बताया क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, वो सही था। चलिए, तो आज हम लोग क्या करा, कूलॉम्स लॉ को हमने वेरीफाइड किया बाय यूजिंग द गॉस लॉ। अगले वीडियो में हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन को देखेंगे। अलग अलग केस में चार्ज बॉडी हमारा कभी लीनियर शेप में होगा, कभी थिन स्फेरिकल सेल में होगा, कभी सॉलिड स्फीयर के रूप में चार्ज होगा, कभी प्लेन शीट के रूप में होगा। अलग अलग केस में गॉस लॉ का यूज करके किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है, उसको देखने वाले बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। आज यहीं पर हम लोग रुकेंगे, बहुत जल्द मुलाकात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।